बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और नमाज़ पढ़ते होंगे, कुरान पढ़ते होंगे और अब आप इंशाअल्लाह ताला आप पहले ही पढ़ते होंगे अल्लाह के करम से, लेकिन अब जो है ये आदत आपकी बन गई होगी और इसी तरीके से ज़िंदगी हम गुजारेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ये हमेशा हमें ये तौफ़ीक देता रहे कि हम नमाज़ पढ़ते रहें और कुरान पाक पढ़ते रहें और इसी के साथ साथ जितनी हमें दुनिया जितनी ज़रूरत है वो दुनिया हम उतनी ही हमें मिले। और क्योंकि ज़ाहिर है कि जो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग होती है और जहाँ पे वक्त ज़्यादा गुजारना होता है तो हम उसी के हिसाब से तैयारी कर रहे होते हैं। आप जो है कि अगर कहीं पे अगर सैर करने जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि वहाँ पे कितने दिनों का स्टे है, कितने दिनों का स्टे है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का मौसम कैसा है, तो वो खाना पीना वहाँ पे कैसा है, उसके हिसाब से ही आप तैयारी करके ही जाते हैं। और यही कहा जाता है ना कि अगर तैयारी नहीं करेंगे और ऐसे चले जाएंगे तो फिर मसला हो सकता है। अगर वहाँ पे कोई हेल्प मिल गई आपको फिर तो गुजारा हो गया, लेकिन अगर वहाँ पर कोई हेल्प, जैसे आप कोई ठंडे इलाके में, तो अब ठंडे इलाके आप यहाँ से कपड़े गर्म लेके नहीं गए तो अब वहाँ पर आपने गर्म कपड़े आपको चाहिए। अगर दुनियावी हिसाब से बात की जाए, अगर आपके पास पैसे होंगे तो वो कपड़े आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं या कोई दे दे आपको, उसके बगैर तो गुजारा नहीं ना हो सकता ठंडे इलाके में। तो अब वो दुनिया, वो जो हमेशगी की ज़िंदगी है, उसके लिए क्या हमें तैयारी करनी चाहिए, तैयारी करके वहाँ जाना नहीं चाहिए। और अभी ये अल्लाह के करम से ही जो मिसाल अगर बात की जा रही है, चलें ठीक है जी, अगर नहीं है तो वहाँ जाके हमें कोई मदद मिल जाए तो, लेकिन अब जी पैसों का है कि जी आप पैसे ठंडे इलाके वहाँ कपड़े नहीं लेके जा सके, पैसे हैं वहाँ से ख़रीद लेंगे मार्केट से, लेकिन यहाँ पे जो अगली दुनिया वहाँ तो पैसे भी नहीं चलते। तो वहाँ पे क्या चलता है, अमाल, वो जो हम आगे भेजते रहे और फिर अल्लाह ताला का करम। लेकिन अब जो है हम इसका देखें दुनिया के हिसाब से ये भी तो अच्छा नहीं ना होता कि अब हम कहेंगे जी ठंडे इलाके में जाना है वहाँ पे खुद ही इंतज़ाम हो जाएगा। इसका तो कहा ही नहीं गया। क्या कहा गया कि तैयारी करके जाएं, ये तो नहीं ना कि बिल्कुल छोड़ के चले जाएं कि वहाँ से मिल जाएंगे कपड़े। इस तरीके से किसी को मिल गए, ये तो नहीं हो सकता कि ठंडे इलाके में जाना है कोई कपड़े लेके ही नहीं जाए मिसाल अगर, तो वहाँ पर हर एक को कपड़े मिले, तो इस तरह तो काम नहीं ना होता। तो इस तरीके से बात लंबी हो रही है, तो अल्लाह ताला करम करे, हम तैयारी हम करते रहें। अब ये तैयारी जितनी दुनिया में ज़रूरत है कि जी चैप्टर नंबर 13 जो है इसका आखिरी टॉपिक ही है कि फ़ंक्शन, इसको आर्गूमेंट कैसे पास किए जाते हैं और ये आंसर कैसे रिटर्न करता है। ये प्रोग्राम की एग्जांपल्स हैं, इसको हमने डिस्कस करना है और इंशाल्लाह ताला जो है ये हमारा चैप्टर नंबर 13 इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। आपको बताया है कि चैप्टर नंबर 13 में से कोई प्रोग्राम, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन MCQs ही आते हैं। लेकिन अब क्योंकि सिलेबस में है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, तो नोट्स में तो हमारे पास आने चाहिए। अब इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो इसके अंदर जो फंक्शन यूज़ किए गए हैं, जब उसका शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो अगर वर्किंग की होती है तो हम अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला चैप्टर 13 कंप्लीट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 14 लास्ट चैप्टर की तरफ चले जाएंगे। अल्लाह ताला हम पे करम करे दुनिया में भी और आखिरत में भी। स्टूडेंट ये हम लास्ट टाइम जो है हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन, इसके अंदर जो फंक्शन इस्तेमाल किए गए हैं उसकी एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो इसकी हम जनरल नॉलेज लेकर इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो graphics.h सिर्फ इसी प्रोग्राम की एग्जांपल, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, तो उसके लिए हमें ये इंक्लूड करनी पड़ी और किसी प्रोग्राम के अंदर ये नहीं है। इसका मतलब है कुछ ऐसे फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे जिसकी प्रोटोटाइप जो है graphics.h के अंदर होगी, इसलिए हमने ये लिखा। अब ये दो फंक्शंस हैं, आपको पता नहीं कि देखें ना, अब कोई लाइन जो है, अगर आपने लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन के लिए आपको स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ते हैं ना कि लाइन किधर से शुरू होगी। उसके बाद जो है आपको ये बताना पड़ता है कि लाइन ख़त्म कहाँ पे होनी है। ठीक है, तो उसके लिए देखें ये 4 पॉइंट्स जो हैं उसी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से वर्टिकल कोई भी लाइन देखें,
लाइन जो है कहीं से किसी 2 पॉइंट से स्टार्ट होगी ना कोऑर्डिनेट्स के वाले से, और किसी एक 2 पॉइंट्स पे जाके ख़त्म होगी, तो आप जो है यही बताएंगे। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल जो फंक्शन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए है, यानी जो जिसमें रोज़ जो हैं रो सेम है लेकिन उसी में लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है। हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी होगी ना। वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होगा, ये ऊपर से नीचे लाइन आएगी और इसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट आप 2 पॉइंट्स बताएंगे कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, और फिर 2 पॉइंट्स बताएंगे जहाँ पे ये लाइन ख़त्म होगी वर्टिकल। तो इसलिए देखें ये दोनों फंक्शंस के लिए 4 पैरामीटर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब इसमें ये वेरिएबल्स हैं, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स गेट किए जाएंगे, विड्थ बताएंगे, हाइट बताएंगे। तो ये एक रेक्टेंगल सा ड्रॉ करेगा ग्राफिक्स मोड में। ये जो जितने भी हम प्रोग्राम चला रहे हैं ना, ये टेक्स्ट मोड में चल रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है इसके लिए एक आपने ये ड्राइवर जो है ये एक वेरिएबल बनाया है, नाम कोई भी हो सकता है लेकिन डिटेक्ट कैपिटल में लिखा है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास हेडर फाइल्स हैं इसके अंदर फंक्शंस की और जो बने बनाए जो कांस्टेंट हैं उसकी वैल्यूज़ भी बड़ी होती हैं। तो ये असल में क्या करेगा, आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी आपने जो ड्राइवर इंस्टॉल किया हुआ है तो उसकी वैल्यू डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। और ये मोड आगे होता है ना कि कितनी रेजोल्यूशन होगी, हर जो ग्राफिक कार्ड जो है जो कार्ड लगा हुआ है उसके डिफरेंट मोड्स हैं। तो ये कि कितने रेजोल्यूशन जो है वो पिक्सल जो है वो उसकी होगी, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और उसकी वैल्यू ये ड्राइवर जो भी लगा हुआ है आपके कंप्यूटर में उसकी वैल्यू डिटेक्ट हो गई, एडजस्ट हो गया। और फिर इनिशियलाइज ग्राफ का फंक्शन कॉल किया गया जिसके जो प्रोटोटाइप है graphics.h में है। इसमें बताना पड़ता है वेरिएबल नहीं बल्कि उसके एड्रेसेस बताने पड़ते हैं कि वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो ये आपके कंप्यूटर के हवाले से ये वो जो ग्राफिक्स कार्ड है वो एडजस्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक पाथ बताया जाता है जहाँ पे ये सारी जो हैं ये वैल्यूज़ पड़ी होती हैं। जहाँ पे भी हम सी इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने जो सी इंस्टॉल की है उसमें ज़्यादातर तो ये TC ही लिखा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप अपने सॉफ्टवेयर के हवाले से ये आप कर सकते हैं। ये जब हम प्रोग्राम चलाएंगे तो ये नोट्स में तो आपको नॉर्मल ये TC ही नज़र आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर आपने जो सी इंस्टॉल की है ना उसका फ़ोल्डर है टर्बो सी, ठीक है, टर्बो सी। तो यहाँ TC के हवाले से जहाँ भी सी इंस्टॉल हुई है उस फोल्डर का नाम बताना है, ठीक है। सी ड्राइव के अंदर ज़्यादातर सी इंस्टॉल होती है, सी जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है सी ड्राइव में, कहीं पे भी इंस्टॉल हो सकता है। तो फिर ये TC का फ़ोल्डर है तो हमारे इस हवाले से टर्बो सी का है तो हम ये बदलेंगे। और जहाँ कहीं भी सी इंस्टॉल है उसके अंदर एक फ़ोल्डर लाजमी BGI का होता है, ठीक है। ये तो BGI तो ऐसे ही रहेगा, तो आपने पाथ बताया तो वहाँ से ये वैल्यूज़ गेट कर लेगा। फिर 2 आप वैल्यूज़ गेट कर रहे हैं, विड्थ बताएं रेक्टेंगल की, और उसके बाद जो है वो हाइट बताएंगे, ये 2 वैल्यूज़ गेट की। फिर स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपने बताना है रेक्टेंगल का, फिर आपने स्टार्टिंग पॉइंट x बताना है, स्टार्टिंग पॉइंट y रेक्टेंगल का 2 पॉइंट्स आपने बता दी, ठीक है, ओके। अब उसके बाद जो है ये फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं ये पास हो गए और विड्थ और हाइट जो है ये पास हो गई। इससे पता चल जाएगा कि ये जो लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस या वर्टिकल लाइंस ये स्टार्ट कहाँ से करनी है और ख़त्म कहाँ पे करनी है। ड्रॉ हॉरिजॉन्टल 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता है और 2 वर्टिकल लाइन, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए 4 लाइन सही होती है ना। तो इस तरीके से ड्रॉ हॉरिजॉन्टल 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएगा और ड्रॉ वर्टिकल 2 वर्टिकल लाइन लगाएगा, तो इस तरीके से रेक्टेंगल बन जाएगा। अब ये देखें इधर क्या हो रहा है, लाइन का एक फंक्शन है जिसके लिए graphics.h ही आपको इंक्लूड करना पड़ता है। देखें ये लाइन एक लाइन लगाएगा स्टार्ट में और फिर वो जो भी उसकी विड्थ क्योंकि जब वर्टिकल लाइन में तो हमारे पास कॉलम तो वही रहेगा ना, कॉलम बदलेगा, रो तो वही है जहाँ से स्टार्ट हुआ। अब इसमें कॉलम्स का ही फ़र्क है ना, रो तो वही है स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट। तो इस तरीके से ये देख लें x प्लस W ये ठीक है। अब इसी तरीके से इसको यूज़ कर लें, 2 लाइंस लगाएगा हॉरिजॉन्टल, ये रो सेम है, उसमें हमने सिर्फ क्या ऐड करना है, ये विड्थ ही होगी ना, ठीक है, हाइट तो वही रहेगी। तो अब जो है फिर वर्टिकल के अंदर 2 वर्टिकल्स लाइन लग रही हैं ऊपर से नीचे, ये देखें फिर लाइन का वही फंक्शंस कॉल किए गए हैं।
ये दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस लगा दी जाएंगी। अब ये आगे है कि फ़ंक्शन वैल्यू कैसे रिटर्न करता है, कैसे वैल्यू यूज़ की जाती है, ये हम टेक्स्ट बुक के हवाले से कर चुके हैं। वह रिटर्न है जिसके ज़रिए वैल्यू रिटर्न की जाती है और फिर इस वैल्यू को कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। अब फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, इसको आप किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं, वैल्यू रिटर्न होगी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में, या जो प्रिंट एफ का जो फंक्शन है उसके अंदर इसको जो वैल्यू रिटर्न की जाएगी प्रोसेसिंग करने के बाद उसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब जो है ये ज़रा हम वो देख लेते हैं कि ये जो एक फ़ंक्शन है उसको अभी हमने जो यूज़ किया है ग्राफिक्स का, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद जो है ये एग्जांपल्स करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस है, ये हमारे पास ये आते नहीं है, ठीक है, ये प्रोग्राम जो हैं ये मौजूद नहीं है, यानी ये हमारे पास आने नहीं है, ठीक है। मैं एक मिनट देख लूँ कि ये कौन सा फंक्शन है, ये तो लास्ट टाइम का था। उसके बाद हम यूज़ करते हैं, मैं फंक्शन की तरफ चला जाऊँ, F प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट आप आ जाते हैं। स्टूडेंट ये देखें, ये हमारा जो फंक्शन था, इसमें आपको मैंने यही कहा था कि नोट्स में तो देखें वो TC लिखा है जहाँ पे नॉर्मली C इंस्टॉल की जाती है, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है और आपने भी अगर यही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है तो उसके अंदर आपका जो फोल्डर है जहाँ पे C इंस्टॉल है वो टर्बो C3 ही है, तो आपने एज इट इज़ ही लिखना है कि जहाँ भी C इंस्टॉल की जाती है तो आपने ये टर्बो C3 लिखना है जहाँ पे C इंस्टॉल की गई है, और बाकी जो है इसी तरीके से आपने वैल्यू गेट की और वैल्यू जो है फिर फंक्शन को आप पास करते जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से फंक्शन को पास करते जा रहे हैं, ये हमारा जो फंक्शन वो हमने बनाए। अब इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो स्टार्ट में इस तरह होगा, कोई परेशान ना हो, भी आ जाता है ये, क्योंकि ये अब ग्राफिक्स मोड में जो है ये एनवायरनमेंट शिफ्ट हो गया हुआ है। वैल्यूज़ कोई भी बता दें, सपोज़ विड्थ रेक्टेंगल छोटा ही बनेगा, उसके बाद कोई वैल्यू स्टार्टिंग पॉइंट दे दें, कोई 7, ये देखें, ये अगर आप देखें कि स्टार्ट में ये रेक्टेंगल सा बन गया। ये जो मोड है ना, ये ग्राफिक्स मोड आ चुका हुआ है। इस तरीके से आप वैल्यूज़ करें, और ये क्योंकि क्लियर स्क्रीन वगैरह वो यूज़ नहीं किया, कोई बात नहीं, तो ये इस तरीके से आप ये एक रेक्टेंगल आपने बना दिया, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस इतनी ही रखें आप, तो ये जो हमारा प्रोग्राम जब ख़त्म होगा तो फिर इस तरह आएगा, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो भी वो ठीक हो जाता है। तो इस तरह ये हमारे पास ये चला। अब बाकी जो है, बाकी एग्जांपल एक दफ़ा इसको रीड कर लेते हैं, मेन बात हम कर लेते हैं, उसके बाद आप सिंपल प्रैक्टिस करनी है। तो ये जो प्रोग्राम है इसकी सिर्फ प्रैक्टिस ही रिक्वायर है, तो बाकी जो है कि ये चैप्टर नंबर 13 से प्रोग्राम नहीं आता, ठीक है। तो इसको ज़रा जहन में आप रखेंगे, बाकी हम इसके वो देख लेते हैं। मेन बात मैं आपसे कर देता हूँ, तो उसको आपने देख लेना है। अब ये था हमारे पास जो हम डिस्कस कर रहे थे, अब ऐसे को आगे डिफ़िकल्ट नहीं है, इसकी प्रैक्टिस ही आप करते रहेंगे। मैक्सिमम है जो हम ये लास्ट टाइम डिटेक्ट कर भी चुके हैं, इसको हम सॉल्व भी कर लिया था कि 2 वैल्यूज़ आप एंटर करेंगे, उसमें से मैक्स के फंक्शन को कॉल किया जाएगा, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, और फिर जो आंसर आएगा वो RES के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। हमने बात की थी कि आप इसमें असाइनमेंट में अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल के अंदर जो आउटपुट फंक्शन है उसमें भी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि एक वैल्यू आएगी, वैल्यू कोई ना कोई रिसीव करेगा। तो ये देख रहे हैं, ये हमारे पास हो गया, ये इसकी कोडिंग है कि वैल्यू आप 2 वैल्यूज़ गेट कर रहे हैं। फर्स्ट की वैल्यू अगर सेकंड से ग्रेटर, क्योंकि मैक्स का फंक्शन है हमने खुद बनाया है, अगर फर्स्ट सेकंड से ग्रेटर है तो हम फर्स्ट की वैल्यू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हम सेकंड की वैल्यू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सिंपल है, इसकी आप प्रैक्टिस करते जाएँ। हाइट ऑफ अ ट्राइंगल, ये तो हमने पहले जो है ये चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो है ये हम कर चुके हैं। अब इसको फंक्शन बना के सिर्फ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी हमने पहले किया हुआ था, अब सिर्फ एक फंक्शन हमने एरिया का बना दी है, उसमें जो है ये बेस और जो हाइट जो है वो गेट की जा रही है, और फिर इसको कैलकुलेट करके 1/2 आपको पता है
मल्टीप्लाई करके तो वो आंसर रिटर्न किया जा रहा है फ्लोट टाइप में, ठीक है। ये हम चैप्टर नंबर 9 में फंक्शन के बगैर कर चुके हुए। और अब जो है फंक्शन की मदद से एरिया एक फ़ंक्शन है, उसकी मदद से जो है इसको कैलकुलेट किया जा रहा है। ANS आंसर के अंदर इसकी वैल्यू स्टोर कर दी जाएगी, वो फ्लोट टाइप का है और उसकी आंसर फिर जो है वो जो प्रोसेस करने के बाद दिखा दिएगा। ये वो फंक्शन है। इसमें देखें कोई नई स्टेटमेंट हमारे पास नहीं है, सिर्फ इससे पहले हमने जितना भी इस्तेमाल किया है प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इफ़ इस्तेमाल किया है या लूप अगर चाहिए तो उसकी कोडिंग अब जो है एक अलग जो है ब्लॉक में लिखी जा रही है, उसमें कोई नई हम चीज़ नहीं पढ़ रहे। अब ये किलोग्राम जो है एक पाउंड में वैल्यू गेट की जाए, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करके दिखाया जाए, तो ये फंक्शन की मदद से गा रहे हैं। उसके लिए किलोग्राम का फंक्शन बना लिया, किलोग्राम का फंक्शन बना दिया और जो है ये वैल्यू गेट की जा रही है पाउंड्स में, वो वैल्यू गेट की गई। उसके बाद ये फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, ये पाउंड की वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है, प्रोसेसिंग की जाएगी और आंसर जो है के वेरिएबल में आ जाएगा, उसको हम फिर प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। ये हमारे पास ये अब इसमें रिटर्न हम क्या कर रहे हैं कि जब पाउंड को जब डिवाइड करते हैं 2.205 के साथ तो वो किलोग्राम में वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट होगा और फिर किलोग्राम के फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। कॉल करने के बाद आंसर जो आएगा उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। वैल्यू जो है जो हमने एंटर की है पाउंड और साथ ही साथ जो कन्वर्टेड वैल्यू है वो भी दिखाई जा रही है। 0.2F आपको पता है 2 डेसिमल प्लेसेस में आंसर दिखाएगा। अब ये देख लें सारी इसमें कोई नई कमांड नहीं, बस फंक्शन हम बना रहे हैं उसमें यूज़ करते जा रहे हैं। अब जो है कि ये हमने वो डिस्टेंस एक कैलकुलेट करना है, तो अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट्स के वो अपडेट करेंगे और इस फॉर्मूले के तहत जो है इनका आंसर इसका निकाला जाएगा। तो ये इसके लिए क्योंकि हम ये अंडरवुड वगैरह निकाल रहे हैं तो इसलिए math.h इंक्लूड करना पड़ता है। तो ये डिस्टेंस निकाला जाएगा, ये कोऑर्डिनेट्स गेट किए गए x और y वैल्यूज़, उसके बाद फिर x2 और y2 ये गेट किया गया और फंक्शन को कॉल किया गया, चारों पैरामीटर्स प्रोवाइड किए गए, पास किए गए और आंसर जो आएगा वो डिस्टेंस DIST में स्टोर हो गया। उसके बाद आप जो कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो भी आप प्रिंट कर रहे हैं और साथ ही साथ जो आंसर डिस्टेंस जो निकल आया हुआ है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट उसके हवाले से आप रिटर्न कर रहे हैं। ये डिस्टेंस का हमारे पास फंक्शन है, इसमें SQRT इस्तेमाल किया जा रहा है इसलिए math.h इंक्लूड किया गया। बाकी तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है तो आप रिटर्न कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक साइज़ के क्वेश्चन हैं। फिर रिवर्स करना, आप फंक्शन की मदद से रिवर्स हम पहले भी कर चुके हुए हैं लूप की मदद से चैप्टर नंबर 12 में। अब सिर्फ इसमें फ़र्क आ जाएगा कि एक फ़ंक्शन की मदद से रिवर्स का एक फ़ंक्शन है, वैल्यू जो गेट की जाएगी तो उसकी सारी कोडिंग जो हम पहले मेन में करते थे अब हमने फंक्शन में कर दिया। सिर्फ इतना फ़र्क है, कोई नई हमारे पास कोई कमांड नहीं, सिर्फ फंक्शन बनाकर हम इसको अप्लाई। और ये देखें यहाँ पे वो स्टाइल आ गया कि printf के अंदर रहते हुए ही हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। देखें ये नाम जो है ये तो जो नंबर एंटर किया वो प्रिंट करवा रहा है और printf के अंदर ही फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। कॉल करके वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है जो एंटर की थी, जिसका नंबर को आप रिवर्स करना चाह रहे हैं। जो आंसर आएगा वो printf में ही आ जाएगा ना, printf इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये एक स्टाइल भी है कि printf के अंदर ही रहते हुए फंक्शन को जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है उसको कॉल किया जा रहा है। जो जवाब आएगा वो printf को फंक्शन को मिल जाएगा, printf स्क्रीन पर दिखा देगा, बजाय इसके कि पिछली लाइन पे किसी वेरिएबल में इसकी वैल्यू स्टोर की जाए और वेरिएबल को प्रिंट करवाया जाए। डायरेक्टली जो है वो फंक्शन को वैल्यू प्रोवाइड की जा रही है रिटर्न करके और फंक्शन ही जवाब प्रिंट करता जा रहा है, ठीक है। अब ये इसके अंदर जो कोडिंग है जो हमने लूप की मदद से की थी, अब हमने एक फ़ंक्शन जो है रिवर्स के फंक्शन में ये सारी कोडिंग कर दी। ये चैप्टर नंबर 12 में हम ये कर चुके हुए हैं। अब लूप के अंदर मेन के अंदर ही लिख दिया था, अब हमने ये एक फ़ंक्शन के अंदर ये सारी कोडिंग कर दी, ठीक है। तो इतना सिर्फ फ़र्क है कि सारी कोडिंग हमने पहले मेन में लिखी थी, अब हमने फंक्शन में लिख दी, सिर्फ इतना फ़र्क है। इस प्राइम जो है कि नंबर अपने से ही डिवाइड होता है, पहले हमने ये लूप की मदद से किया था, अब हम एक फंक्शन इज़ प्राइम का बना रहे हैं और उसके अंदर वैल्यू जो गेट करके प्रोवाइड की जा रही है वो बताएगा कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। लेकिन इसमें वो क्या करता है, 1 रिटर्न करेगा कि अगर नंबर प्राइम है, अदरवाइज 0 रिटर्न करेगा अगर नंबर प्राइम नहीं है। तो ये हम ये चैप्टर नंबर 12 में कर चुके हुए हैं, उसको इस फंक्शन की मदद से ही किया जा रहा है, ठीक है। ये फंक्शन की कोडिंग जो हमने
मेन में करते थे, अब आपने फंक्शन में कर दी। ठीक है, ये देखें वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही कोडिंग है जो चैप्टर नंबर 12 में हम लूप में की थी। अब वो मेन के अंदर लिखा था, क्योंकि लूप उसके अंदर ही हम लिखते हैं। अब वो सारी कोडिंग हमने सिर्फ एक फंक्शन जो है उसके अंदर सारी कोडिंग कर दी है। वही कोडिंग है जो चैप्टर नंबर 12 में हमने की थी। एब्सोल्यूट निकाला जा रहा था कि उसका वो जो नेगेटिव साइन जो है वो ख़त्म हो जाए। एब्सोल्यूट आपको पता है मैथ के हवाले से कि जो नेगेटिव साइन है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब ये प्रोग्राम के यूज़र एक वैल्यू प्रोवाइड करेगा। 2 वैल्यूज़ प्रोवाइड करने के बाद फिर पूछा जाएगा कि इन 2 वैल्यूज़ को एक छोटा सा मेन्यू के अगर आप 1 प्रेस करेंगे 2 नंबर्स को आपको ऐड करके दिखा देगा, ऐड के फंक्शन से दिखा देगा। और अगर आप 2 लिखते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट कर देगा, 3 करते हैं मल्टीप्लाई कर देगा, 4 करते हैं डिवाइड कर देगा। तो इस हवाले से पहले इसमें 4 फंक्शंस बनाए गए। 4 फंक्शंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का। और ये क्या कर रहा है कि ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ जो हम प्रोवाइड करेंगे यूज़र से, जो वैल्यू 2 गेट की जाएगी, 2 वैल्यूज़ जो गेट की गई, पहले 2 नंबर्स गेट किए गए, उसके बाद फिर एक छोटा सा मेन्यू आ गया कि 1 प्रेस करेंगे तो वो इन 2 नंबरों को ऐड कर देगा, 2 प्रेस करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देगा, 3 मल्टीप्लाई कर देगा, 4 प्रेस करेंगे तो डिवाइड कर देगा। अगर आप 5 प्रेस करेंगे तो ये छोटा सा मेन्यू जो है, ये लूप सा जो चल रहा होगा उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये वो चॉइस पूछी जा रही है कि 1 से लेकर 4 तक प्रेस करें, पहले वो दिखाया जा रहा है। तो 2 नंबर जो हैं, अब ये वो स्विच की मदद से 1 प्रेस करते हैं तो ऐड के फंक्शन को कॉल करता है। जो ऐड का फंक्शन 2 नंबरों को ऐड करता है और जवाब जो है रिटर्न करता है ANS के वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। जब ये स्विच ख़त्म हो जाएगा तो हम ANS को प्रिंट करवा देंगे। इसी तरीके से ये सारी कोडिंग चल रही है कि जब हम करते जाएंगे। 5 में ब्रेक लिखा हुआ है कि इसके अलावा जो भी वैल्यूज़ करेंगे, ब्रेक क्या करता है, ब्लॉक को, स्विच को टर्मिनेट कर देता है। तो इसके बाद हमने सिर्फ ये एक प्रिंटफ लिखना है कि आंसर जो है, ANS जो है, किसी भी फंक्शन के अकॉर्डिंगली जो जवाब आया हुआ है उसको प्रिंट कर दिया जाएगा। अब वो चारों फंक्शंस की कोडिंग है। ऐड के अंदर ऐड की कोडिंग है कि दोनों नंबर को पास किया गया, वो जब पास किया जाता है तो एक्चुअल आर्गूमेंट होते हैं। अब A और B जो है फॉर्मल आर्गूमेंट हैं, इनको ऐड प्लस करने के बाद ANS के वेरिएबल में स्टोर किया और जवाब रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये ANS फ्लोट टाइप का है। फिर सब्ट्रैक्ट के अंदर दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके जवाब रिटर्न किया गया। मल्टीप्लाई में दोनों को मल्टीप्लाई करके जवाब रिटर्न किया गया। डिवाइड के अंदर जो है वो थोड़ा थोड़ा चेक कर लिया जाता है कि वो डिवाइड बाय ज़ीरो वाला मसला ना हो। तो इसलिए जो है अगर ज़ीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो वो कर देगा कि डिवाइड ज़ीरो से नहीं किया जा सकता, वो आंसर वो ज़ीरो रिटर्न कर देता है, अदरवाइज़ वो उसको डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो एल्स में वो अगर वो A को B से कर रहा है, नहीं तो B को A से कर रहा है, अगर ज़ीरो नहीं है तो ये रिटर्न ANS करेगा और वो उसको हम बाद में फिर प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, ये सारे जो फंक्शंस हैं इसकी आपने फिर GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, 2 नंबर्स हैं उसमें से जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र सबसे बड़े नंबर, जो दोनों नंबर जिससे डिवाइड होते हैं, वो एक फंक्शन बनाया जा रहा है। 2 पॉजिटिव नंबर ऐड किए जा रहे हैं। अगर दोनों ज़ाहिर है कि ज़ीरो से अगर छोटे हैं तो फिर तो नंबर दोनों पॉजिटिव ही प्रोवाइड करने हैं। इसको चेक किया जा रहा है। एग्जिट जो है ये क्या होगा, ये पूरे प्रोग्राम को ही ख़त्म कर रहा है। एग्जिट फंक्शन और ज़ीरो इसके अंदर पास किया गया, पूरे प्रोग्राम को ही उसने ख़त्म कर दिया। अदरवाइज जो है कि अब आप ये फंक्शन को कॉल करेंगे, जो आंसर आएगा ये प्रोसेसिंग करने और रिज़ल्ट के वैल्यू में स्टोर होगा, फिर रिज़ल्ट आप प्रिंट करवा लेंगे। इसके अंदर ये इसके फंक्शन की कोडिंग है कि हमारे पास अगर B A से ग्रेटर है तो हम ये रिवर्स, ठीक है, कर रहे हैं ना, और इस तरीके से। और अदरवाइज़ जो है वो हम क्या कर रहे हैं, ये लूप चलाते जा रहे हैं और अभी लूप के अंदर ये सारी कोडिंग है करके आप जो है, जो इसमें जो ग्रेटेस्ट नंबर जो है, जो दोनों नंबरों जिससे मैक्सिमम नंबर से डिवाइड होता है सबसे बड़े नंबर से, वो ये इंटरनल ये लूप चलता जाएगा और आपको ये आंसर रिटर्न कर देगा। ये था हमारे पास ये चैप्टर नंबर 13 के। अब हम इसको देख लेते हैं कुछ इसकी प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि ये सारे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम हैं, ये सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं।
ये हमने लास्ट टाइम किया, अब इसको हम आगे मज़ीद देखते हैं। ठीक है, ये आपने इसकी जस्ट प्रैक्टिस करनी, तो इसकी बस प्रैक्टिस करते जाएं तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देख लें कि ये हमारे पास अगला है कि ये मैक्सिमम नंबर जो है इसकी कोडिंग है कि मैक्सिमम नंबर जो हैं 2 नंबर आपने एंटर किए, एंटर करने के बाद जो है ये मैक्स के फंक्शन को ये वैल्यू पास की गई और फिर जो मैक्सिमम नंबर जो है अगर फर्स्ट सेकंड से अगर रिटर्न है तो फर्स्ट को रिटर्न कर दिया, नहीं तो सेकंड को रिटर्न कर दिया, तो मैक्सिमम नंबर जो हैं दोनों नंबर में से जो मैक्सिमम नंबर है वो दिखाया जाएगा। इसको अगर हम चलाते हैं, इस प्रोग्राम को चलाया, 2 नंबर गेट किए जा रहे हैं, कोई भी नंबर्स हमने प्रोवाइड कर दिए, जो 2 नंबर हमने प्रोवाइड किए हैं 45 और 7, इसमें से मैक्सिमम नंबर है वो ये दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप जो प्रोग्राम इसकी प्रैक्टिस बस करते रहें, ऐसा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इसको चलाते जाएं। हमने अगर पहली वैल्यू अब दूसरी वैल्यू की रिटर्न कर देते हैं, इस तरह करेंगे तो जो दोनों में से जो मैक्सिमम नंबर है वो ये दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप ये प्रोग्राम चलाते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं। एरर्स वो कोई नई लाइंस नहीं है, वही लाइंस हैं जो हमने लूप्स में करते थे, इफ़ के अंदर हम करते थे। ये कोडिंग क्यों, इसमें कोई लूप नहीं है, तो हमने चैप्टर नंबर 11 के अंदर जो है ये फंक्शन किया था कि 2 नंबर एंटर करें, उसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो ये रिटर्न करता है। तो ये आप दिखा देंगे। उसके बाद आगे आप अगला फंक्शन इसकी 8 में ये हाइट और बेस है, ये एंटर किया जा रहा है। ये तो हमने इनिशियली जो है ये हमने कर ही लिया था, हाइट और एरिया निकाला जा रहा है, ये तो हमने स्टार्ट में ही चैप्टर नंबर 9 में ही कर लिया था। ठीक है, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसा मसला है, ये आप कर सकते हैं। इसमें कोडिंग भी कोई ज़्यादा नहीं है, ये आप कर देंगे। चैप्टर नंबर 9 में हमने इसको सॉल्व किया हुआ था। सेवन, उसके बाद ये 8 हमने कर लिया था। इसके बाद अब ये अगर सपोज़ ये इसके अंदर अब मौजूद तो नहीं है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए अगर मैंने की तो फिर ज़ाहिर है आप इसको देख लें। अब ये एक प्रोग्राम है कि पाउंड में वैल्यू आप एंटर कर रहे हैं और जो वैल्यू आप एंटर कर रहे हैं उसको ये किलोग्राम में कन्वर्ट करके दिखा रहा है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव जो है वो जो बात अगर आपकी तरफ से आती है तो वो तो ठीक है, आप ये देखें ये जो प्रोग्राम के साथ ये नज़र नहीं आता तो सेलेक्ट कर लिया करें, तो सेलेक्ट करके वो जो प्रिंट एफ के अंदर जो स्ट्रिंग होता है वो रेड कलर में दिखाता है, तो वो इस तरीके से ज़रा परमानेंट हो जाता है। ये पॉजिटिव बात ही देख लें। उसके बाद से जो है ये आपको मैं सेलेक्ट करके ही दिखाता हूँ ताकि आपको ये डिस्प्ले के हवाले से क्लियर नज़र आ जाए। तो ये इस प्रोग्राम को हम चलाते हैं, वैल्यू कोई एंटर करेंगे। अब इसके लिए तो कैलकुलेट हमने किया होगा तो फिर ही हो सकता है। 679 पाउंड जो है वो 307.94 किलोग्राम के बराबर है। ठीक है, तो ये आप इसकी प्रैक्टिस एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, तो उसके दोबारा फिर बाद में इसको इतना ना चलाएं, सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू कर लें ताकि स्टूडेंट पता क्या है कि ये प्रोग्राम जो है इसकी प्रैक्टिस करने से क्या होगा। अगर कोई एरर है कहीं पे, एरर जो है जब एरर आप निकाल लेंगे तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोग्रामिंग ही क्लियर हो रही है ना। छोटी छोटी क्या होता है कि वेरिएबल कोई और बनाया होता है, कोई और नाम रख देते हैं, कोई कॉमा लगाया है, सेमीकोलन लगाया है, इसके मसले सिर्फ हो रहे हैं। डबल कोट शुरू किया, डबल कोट बंद नहीं किया था। ठीक है, तो उसके हवाले से ये थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं। तो अब फंक्शन का नाम जैसे अब यहाँ किलोग्राम है, अब किलोग्राम जो है वो हमने किलोग्राम रखा, इधर मैंने कर दिया इसको किलो। अब किलो का नाम का तो कोई फंक्शन नहीं ना बनाया हुआ। अब अगर आप इस तरह करेंगे, अब इसको जब चलाएंगे तो अब ये देखें ये क्या आ रहा है, वो कह रहा है कि ये जो किलो जो है ये तो इसके अंदर आपने कहीं बनाया ही नहीं हुआ। अनडिफाइंड सिंबल किलो इन मॉड्यूल, ये फंक्शन 9 ये फाइल का नाम है, इसके अंदर आपने ये तो किलो के नाम का तो बनाया ही कोई नहीं हुआ। वो चेक कर रहा है ना। देखें अब ये सपोज इसी की बात अगर करते हैं, यहाँ पे हमने किलो किया था, अब वो क्या कह रहा है, लिंकर है। जब वो लिंक करना चाह रहा है, लिंक करने के लिए फंक्शंस जो बने बनाए फंक्शन कहाँ पड़े होते हैं, लाइब्रेरी फाइल के अंदर।
अब वो लाइब्रेरी फ़ाइल के अंदर जो है ये किलो के नाम का फंक्शन तो कोई मौजूद ही नहीं है। अब प्रोटोटाइप जो है वो ना प्रोटोटाइप मिली, प्रोटोटाइप तो आपने किलोग्राम की लिखी हुई है ना ऊपर, इधर आप किलो के फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो ये लाइब्रेरी जो है जिसमें सारे फंक्शन बने बनाए पड़े हुए हैं, उसके अंदर किलो के नाम का कोई मिल ही नहीं रहा, तो उसने एरर दे दिया कि ये किधर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस तरह के एरर्स हो सकते हैं सिर्फ, तो वो आप इसको बस एक दफ़ा जब प्रोग्राम चल गया है ना, तो फिर उसकी बार बार दोबारा बेशक प्रैक्टिस ना करें। ये देखें इस तरीके से ये करता जा रहा है कि बार बार प्रैक्टिस करने की इतनी हमें ज़रूरत नहीं है। ये क्योंकि मैंने चेंज किया था इसलिए मैं सेव नहीं करता, ताकि पुराना जो है वो ही रहे। अब उसके बाद जो है फंक्शन, सपोज ये 10 डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ये फंक्शन वैल्यूज एंटर करें और वो डिस्टेंस निकाल रहा है। ठीक है, ये प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम जो हैं एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है। प्रोग्राम इसको चेक करके ही आपको बताया जा रहा है कि वैल्यूज़ को एंटर करते हैं। कई दफ़ा वैल्यूज़ जो है कम ज़्यादा के हवाले से ये आपको दिखा, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, था प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि ठीक है बेशक ये बोर्ड में नहीं आ रहे प्रोग्राम्स, फंक्शंस नहीं आ रहे, ये प्रोग्राम जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपको एरर्स तो निकालने आ जाएंगे ना। एरर कई दफ़ा तो हमारे जिस टीचर से हमने पढ़ा वो तो ये कहते हैं कि सी लैंग्वेज जो है कई दफ़ा जो है एरर से आती है, कि आप एरर्स आएंगे। देखें ना, कोई चीज़ जो है वो अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं जिसमें चीज़ को टूट सकती है, अल्लाह ना करे, तो अगर वो चीज़ जब टूटेगी तो हमें पता चलेगा कि यार इतना मैंने सपोज़ अगर मैंने ज़ोर लगाना था, कोई मशीन यूज़ कर रहे हैं तो इतना ज़ोर लगाऊंगा तो ये टूट जाएगा। सपोज़ शीशा जो है इतना प्रेशर करें शीशा टूट जाएगा। अब वो एक दफ़ा टूटा तो पता चला ना कि इतना ज़ोर नहीं लगाना। तो इस तरीके से जब एरर्स आएंगे तो हमें पता चलेगा ओहो ये इस तरह करते हैं तो एरर आता है, तो मैंने ये एरर नहीं करना। तो इसलिए वो टीचर कहते थे कि सी लैंग्वेज जो है ये एरर्स आते हैं, तो एरर से ही सी लैंग्वेज जो है क्लियर होती है। एक जो है वो प्रोग्राम लिखता है, अच्छी बात है कि जिस तरह कहा गया उसे प्रोग्राम लिख दिया, लेकिन उसमें एरर्स आए ही नहीं। तो एरर्स जो हैं, एरर्स आते हैं तो पता चलता है ये नहीं करना, कोई सज़ा अल्लाह ना करे को मिलती है तो पता चलता है कि अब ये नहीं करना क्योंकि सज़ा मिलनी है। अब ये अगर एरर्स आएंगे तो ये प्रोग्राम चलना नहीं है। ठीक है, तो ये कोई हमने नंबर एंटर कर दिया 657 और जब करते हैं तो ये 756 आंसर आ रहा है। ये हमने ये चैप्टर नंबर 12 में हम ये रिवर्स का कर चुके हुए। अब इसकी सारी कोडिंग जो है वो सिर्फ आपने ये फंक्शन के अंदर लिख दी है। ठीक है, तो ये आप इसकी एक दफ़ा बस प्रैक्टिस कर लें, तो बार बार प्रैक्टिस ना करें, इतनी हमारी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एस प्राइम का फंक्शन है जो हम ये कर चुके हैं, पहले हमने लूप में किया था, अब इसको हम फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। कोई नंबर एंटर करते हैं 78 तो वो रिटर्न करता है कि ये 7 लिखा आपने, तो 7 का मतलब है कि ये इसी से डिवाइड हो रहा है, किसी और से, तो ये 1 रिटर्न कर देगा। इसको अगर आप चलाते हैं और हमने लिख दिया कि 70, तो ये वो क्या कहेगा, 0 रिटर्न करेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा अपने अलावा और भी नंबर से डिवाइड होता है। तो ये आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। ये आप दो हमारे पास ये रह गए, एक ये इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको प्रोग्राम को चलाते हैं कि आपने दो वैल्यूज़ एंटर की 56 सपोज़ 73। अब वो पूछ रहा है कि एक छोटा सा मेन्यू सा आ गया कि क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है। ठीक है, तो आप जब करेंगे इसको 2 प्रेस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये -17 आंसर दे देता है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ फंक्शंस बनाए हुए हैं, 4 फंक्शंस हैं, उसकी कोडिंग है, और ये इस हवाले से ये प्रोग्राम चलता जा रहा है। आखिरी जो है वो मेरा ख्याल आखिरी रह गया जो हमने एग्जांपल के तौर पर कर रहे थे
और ये एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो आपने इसको आखिर में क्या था कि जी 2 नंबर एंटर करें और GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वो निकाल रहे। ठीक है, ये हमारे पास इसकी कोडिंग है। इसको प्रोग्राम को चलाते हैं। सपोज़ 50 इवन में रख लेते हैं और हाँ, और ये तो ये वो कर रहा है कि जी 50 जो है, ये 50 जो GCD है जो दोनों नंबरों को 50 सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों नंबरों को डिवाइड कर देता है। तो ये था हमारे पास, ये इसकी आप प्रैक्टिस करते रहें, सिर्फ प्रैक्टिस आपने करनी, बाकी तो ऐसा कोई हमें प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई छोटे एरर्स आते हैं तो एरर्स जो है उसको आप देखें, उसको सॉल्व करें। एरर्स निकाल दिए तो तवज्जो 11-12 के प्रोग्राम्स पे रखें, बार बार उसको करते रहें। ये चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 में जो प्रोग्राम्स आएंगे उसको एक दफ़ा सिर्फ एरर्स निकाल दें, एरर्स निकाल दें, हमको वो आ जाए ताकि शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो कवर हो जाए। अब इसमें देखें, इस प्रोग्राम के अंदर कोई शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं है। अब ये तो इसलिए बस एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, अगर गो थ्रू हो गया एरर्स, प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि एरर्स जो है वो आप सॉल्व कर लें। चाहे एरर सॉल्व हो जाते हैं तो बस ठीक है। अब तवज्जो आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन MCQs पे रखें, तो प्रोग्राम्स के वाले से 11-12 पे ही प्रोग्राम्स पे तवज्जो रखें। लेकिन ये आप ये आपने फंक्शन बनाए होंगे तो चैप्टर 11 में जो कोडिंग की थी, चैप्टर 12 में कोडिंग की थी, जो भी हमने पहले प्रिंटफ स्कैनफ जैसे भी किया, जो ऑपरेटर इस्तेमाल किए वो फंक्शन में बस लिखते जा रहे हैं। फ़र्क तो सिर्फ इतना है ना, अलग ब्लॉक में लिख रहे हैं। तो ये था हमारे पास ये चैप्टर नंबर 13, ये ख़त्म हो गया। अब ये चैप्टर नंबर 14 जो अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।